Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. Students, I'm so sorry कि मैं 2 दिन आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई because I was not well. So now I'm again with that same spirit and enthusiasm. So let's move ahead and understand more about the crop production management. तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट को देखा। उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस की मैच्योरिटी पीरियड को लेकर या फिर डिसीज रेजिस्टेंस को लेकर, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप यील्ड को लेकर ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात आती है स्टूडेंट्स की क्रॉप के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में या फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम कैसे ऐसे बदलाव लेकर आए जिससे जो क्रॉप की यील्ड है वो बढ़ाई जा सके और फार्मर्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो इसके किसी केस में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से, फाइनेंशियल बर्डन से जो है वो जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। कहीं ना कहीं उन्होंने जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं स्टूडेंट्स वो कुछ फार्मिंग प्रैक्टिसेस को जो है वो ले रहे हैं। वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स जो है वो कैसी भी हो सकती हैं, चाहे वो क्रॉप को 2 या 3 क्रॉप को एक साथ ग्रो कराना है या फिर जो है वो इंटर क्रॉपिंग है, 2 क्रॉप्स के बीच में जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न्स को जो है वो डिफर करना है, या फिर क्रॉप का रोटेशन है, एक क्रॉप पहले एक सीजन में ग्रो कराई जाए फिर दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप को ग्रो कराया जाए, ताकि जो है एक बैलेंस बना रहे, न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन ना हो। राइट, इस तरीके से जो है वो अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिसेस या टेक्निक्स का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको सेशन के लास्ट में, जैसे कि मैं हमेशा एक फैसिनेटिंग गिफ्ट देती हूँ अपने लर्नर्स के लिए, वो भी होगा। तो उसमें जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक गिफ्ट ला रहा है फार्मर्स के लिए, उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सबको ही बोलते हैं कि एआई का जमाना है। तो एआई को लेकर भी एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने कोट किया है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए उस ब्यूटीफुल फार्मिंग के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज जो है वो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है उसमें भी जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें भी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं ताकि क्रॉप के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाया जा सके। तो परचेजिंग कैपेसिटी जो होती है फार्मर्स की, चाहे वो सीड्स के जो परचेज होता है या बाकी जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं क्रॉपिंग सिस्टम को जो है वो डिसाइड करती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सीड की जो परचेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें डिसीज रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, डिसीज रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो, उसके अलावा जो ईल्ड है वो उसकी ज्यादा हो, उसका वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो है जो क्रॉपिंग सिस्टम है और जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं उसको एनहांस करता है, उसको बढ़ाने का काम जो है वो करता है। तो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस की जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो डिफरेंट लेवल पे होती है, या तो उसकी कॉस्ट ना हो या लो कॉस्ट का हो या हाई कॉस्ट का। ऑफ कोर्स जो फार्मर्स हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस को ज्यादा प्रेफर करेंगे जिनमें जो है उनका फाइनेंशियल बर्डन कहीं ना कहीं कम हो जाए, फाइनेंशियली वो एफिशिएंट हो और ज्यादा उसके रिजल्ट्स हो। राइट, तो दोनों चीजें उसमें हो, इस टाइप की चीज जो है फार्मर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले इसी केस में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को, कि न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो न्यूट्रिएंट्स की हम सप्लाई एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और सॉइल के थ्रू करते हैं। राइट, तो एयर जो है वो एयर के थ्रू हमें कार्बन जो है वो मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, वो भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट है। वाटर के थ्रू हमें हाइड्रोजन मिल सकता है, ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन हो सकता है। राइट, न्यूट्रिएंट्स इस तरीके से सॉइल को जो है वो सप्लाई किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सॉइल में जब हम बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो जो वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स वो बिग के लिए आ रहा है, बड़े के लिए, जो बड़े बड़े जो जो कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट में जो है वो चाहिए होते हैं। जैसे कि एनपीके, कहीं ना कहीं जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के अराउंड मूव करती है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये तीनों जो है वो भी इसमें जो है वो मैक्रो एज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो यूज किए जा रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसीलिए इनको बोला जा रहा है माइक्रो। इसमें होता है आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो इस तरीके से जो है वो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और कहीं ना कहीं सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसके लिए जो है जो रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट होता है वो ये न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होता है। अब बात यह आती है कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना हो तो क्या होगा।
राइट। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हमारी अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो अगर हमारे अंदर विटामिन ना हो या कोई भी कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट है वो लैकिंग हो, तो उसके कारण हमें भी डिसीजेस होते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनमें भी अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना हो तो उनमें भी डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है ऑफकोर्स, और डिसीजेस के लिए ससेप्टेबिलिटी हो सकती है। कहीं ना कहीं जो डिसीज है वो होने के चांसेस हैं, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो या वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो। तो सॉइल की ईल्ड को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए सॉइल को जो है इन न्यूट्रिएंट से एनरिच करना होगा, ताकि जो है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड। इसके अलावा सॉइल के स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छा किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा ईल्ड जो है वो मिल सके, क्रॉप की ईल्ड जो है वो बढ़ाई जा सके। इसी कड़ी में स्टूडेंट्स जो है, जो न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है उसमें मेनोर और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी एक एसेंशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो अब इन्हीं कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं मेनोर के बारे में। तो जब हम मेनोर की बात करते हैं, तो मेनोर एक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का जो है वो बना होता है। एक तरीके से जो नेचुरल जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके मेनोर का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। तो लार्ज क्वांटिटीज में इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो काउ डंग हो, प्लांट वेस्ट हो। राइट, अभी हम डिस्कस भी करेंगे कौन सी चीजें जो है वो एज एन ऑर्गेनिक मैटर यूज की जा रही है मेनोर को बनाने के लिए। तो ये जो मेनोर है स्टूडेंट, इससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो की जा सकती है, सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब इसी में स्टूडेंट्स, जो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि एनिमल का एक्सक्रीटा, एनिमल का जो वेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लांट का जो वेस्ट है उसका यूज करके जो है वो मेनोर का प्रोडक्शन जो है वो किया जा रहा है, ताकि सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। और दूसरी चीज, इससे जो है वो सॉइल की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसको कंपैटिबल बनाया जा सके, ताकि कोई भी वर्म, एक और इम्पोर्टेंट काम होता है मेकिंग इट कंपैटिबल, इसको कंपैटिबल बनाया जाए टू प्रिवेंट डिसीज, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। राइट, ताकि कोई भी वर्म, अगर वर्म है या कोई भी पेस्ट है, राइट, अगर वो एंटर कर रहा है तो उससे बचाया जा सके। राइट, उससे बचाने के लिए जो है वो, उसमें भी जो है वो मेनोर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सके और वो उस तरीके से सॉइल की जो कंपैटिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सके। राइट। दूसरी चीज स्टूडेंट्स जो है, अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें, अलग अलग तरीके के सॉइल्स होते हैं, तो सैंडी सॉइल जो होता है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, वाटर की जो वाटर को थामने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भी जो है मेनोर का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है देखा जाता है। इसके अलावा क्लेई सॉइल्स की हम बात करें तो ये ड्रेनेज को हेल्प करने के लिए। इसके अलावा जब वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, तो वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी मेनोर का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखा जाता है। तो मेनोर जो है वो एक बहुत अच्छा एक मेथड, आप मेथड कह लीजिए या आप कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा एक प्रॉपर एक सोल्यूशन है फॉर द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, राइट, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब बात ये आती है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या चीज है जो मेनोर को जो है वो अलग करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल का यूज किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसमें जो वेस्ट निकला हुआ है, चाहे वो एनिमल एक्सक्रीटा हो या प्लांट एक्सक्रीटा हो, उसका यूज करके हम जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स का जो एक्सेसिव यूज होता है उससे कहीं ना कहीं जो है वो वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं मेनोर जो है वो एक बेटर सोल्यूशन है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो है वो मेनोर एक अच्छा पार्ट है सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल की, तो ये एक तरीका है वेस्ट को रिसाइकिल करने का। जो भी वेस्ट जो फार्म में जो निकल रहा है उसको कहीं ना कहीं रिसाइकिल करने के लिए, उसका रीयूज करने के लिए भी जो है ये भी एक कहीं ना कहीं मेनोर को जो है वो खास बनाता है इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो
इसी बेसिस पर कि कौन सा बायोलॉजिकल मटेरियल जो है वो यूज किया जा रहा है, तो मेनोर को जो है कुछ स्पेसिफिक क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कंपोस्टिंग की, तो कंपोस्टिंग जो है स्टूडेंट्स वो एक तरीके का एक बहुत अच्छा एक मेथड है जिसके थ्रू जो है मेनोर का प्रोडक्शन जो है वो होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जो एक्सक्रीटा है, जो लाइफ स्टॉक का एक्सक्रीटा है, काउडंग है, या वेजिटेबल वेस्ट है, वेजिटेबल का निकला हुआ जो पील है, एनिमल रिफ्यूज है, डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, राइट, इरेडिकेटेड वीड्स हैं। वीड्स यानी स्टूडेंट्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। कई बार हम देखते हैं जो प्लांट हम ग्रो करा रहे हैं उसके साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट जो है वो ग्रो हो जाते हैं, राइट, उनको हम वीड्स कहते हैं। ये जो वीड्स होते हैं इनका काम होता है, जैसे जो जो प्लांट जो ग्रो हो रहा है, राइट, उस प्लांट के साथ compete करते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको भी इरेडिकेट करने में भी जो है वो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर न्यूट्रिएंट की जो कॉम्पिटिशन है उसको बढ़ा देंगे और जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो इसको स्टूडेंट्स जो है वो पिट्स में जो है वो डाला जाता है, और इसके थ्रू जो है कंपोस्टिंग जो है वो तैयार की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो निकले हुए जो वीड्स हैं ये भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये जो है बाहर निकले हुए जो वीड्स होते हैं, स्ट्रॉ होती है, इसके अलावा जो सीवेज वेस्ट जो निकला हुआ है, इस सबको जो है वो पिट्स में डिकम्पोज करके कंपोस्टिंग का प्रोडक्शन होता है, और इस तरीके से जो हमें मिलती है जो कंपोस्ट, उसको हम यूज कर सकते हैं एज मैन्योर, राइट। इस तरीके से जो है वो एक अच्छा एक टाइप आप कह सकते हैं मैन्योर का, जिसको हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो कंपोस्ट है इसकी जो प्रिपरेशन है उसमें अर्थवॉर्म्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हम जानते हैं, हम हमेशा से पढ़ते हैं कि अर्थवॉर्म्स जो है स्टूडेंट्स वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर हैं। फार्मर का जो फ्रेंड होता है ना स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं जो प्लांट और एनिमल जो रिफ्यूज है उसके डिकम्पोजिशन को जो है वो हेस्टन कर रहे हैं, उसके डिकम्पोजिशन को फास्टन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी वर्ड जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं अर्थवॉर्म से रिलेटेड है, और वर्मी कंपोस्टिंग भी एक बहुत अच्छा एक मेथड है जिसके थ्रू जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स जो थर्ड जो एक टाइप है मेनोर का वो है ग्रीन मेनोर, जिसमें जो है क्रॉप की सोइंग यानी क्रॉप को बोने से पहले जो है क्रॉप सीड्स को बोने से पहले कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि सन हेम्प है और ग्वार है, इसका यूज किया जा रहा है, इसको मल्च किया जाता है बेसिकली, और इसको इसकी प्लोइंग की जाती है सॉइल में। सॉइल में इसकी प्लोइंग करना मतलब जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको उनको एक तरीके से छोटे पार्टिकल्स में सॉइल की प्रिपरेशन करना, यानी सॉइल को कंपैटिबल बनाना। और इन सन हेम्प और ग्वार को जो है वो इसमें यूज किया जा रहा है, ताकि जो है ये जो ग्रीन प्लांट्स जो हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ग्रीन मेन्योर में कन्वर्ट हो जाए, और ऑलरेडी जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से एनरिच कर दे, ताकि हमें जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज ना करना पड़े। हम नेचुरली ही अपनी सॉइल को इतना कंपैटिबल बना लें, सॉइल के स्ट्रक्चर को इतना इंप्रूव कर लें, उसकी फर्टिलिटी को इतना अच्छा बना दें कि हमें आर्टिफिशियली कोई भी फर्टिलाइजर की यूज ना पड़े। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सनहेम्प और ग्वार इन दोनों का यूज क्यों किया जा रहा है, वाई दीज प्लांट्स आर यूज। तो सनहेम्प और ग्वार का यूज इसलिए किया जा रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि ये दोनों क्या हैं, लेग्यूम्स हैं। अब बात यह आती है कि लेग्यूम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। लेग्यूम्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितनी होती है स्टूडेंट्स, 78%, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, 78% होती है। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स नहीं ले पाते, उसको फिक्स करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते, उनको पहले कुछ कंपाउंड्स में जो है वो चेंज करना पड़ता है ताकि प्लांट्स जो है वो उसको ले पाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये जो प्लांट्स होते हैं सन हेम्प है और ग्वार है, इसका यूज किया जा रहा है ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सके और सॉइल को एनरिच किया जा सके, सॉइल को भरपूर मात्रा में जो है नाइट्रोजन से एनरिच किया जा सके और सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंप्रूव हो और बेटर से बेटर जो है वो क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिले। तो इसीलिए इन सन हेम्प और ग्वार को यूज किया जा रहा है, ताकि जो है हमें किसी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की जरूरत ना पड़े, हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरली जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसको अच्छे से बेटर बना सके।
चलिए, अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो जैसे कि फर्टिलाइजर्स के बारे में बोला जाता है, ये कॉमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स, इनको आप नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे कहीं ना कहीं जो हम जो है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनका यूज जो है वो हम कहीं ना कहीं करते हैं, राइट। तो इससे जो है वो प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, इनको जो है वो बढ़ाया जा सकता है ताकि हमें हेल्दी प्लांट्स मिल सकें, राइट। तो फर्टिलाइजर्स के लिए स्टूडेंट्स इनका जो प्रोडक्शन है उसमें जो है हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो है वो उनका यूज कर रहे हैं। इसमें यूरिया भी एक तरीके का फर्टिलाइजर है स्टूडेंट्स, यूरिया, राइट। इसके अलावा अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की हम बात करें तो मोस्टली उसमें जो है जो मेनोर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो फर्टिलाइजर्स की जो सप्लाई होती है वो उनमें प्रॉपर डोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में, अगर ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हार्म क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स की डोज जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ज्यादा फर्टिलाइजर चला गया तो वो ड्रेन आउट होकर के क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा, आसपास की जो रिवर्स है वहां पे वाटर पोल्यूशन कॉज हो सकता है। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स की मिनिमल अमाउंट जो है वो दी जानी चाहिए। तो ये फर्टिलाइजर्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म के लिए फर्टिलाइजर ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलाइजर का यूज नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो जो सॉइल की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करेगा, राइट। इसके अलावा टाइमिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर देने से पहले और फर्टिलाइजर देने के बाद का जो प्रिकॉशन है वो भी प्रॉपरली जो है वो प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए, ताकि उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन जो है वो देखा जा सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फर्टिलाइजर ज्यादा अमाउंट में यूज हो रहा है, क्योंकि जब एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है तो वाटर भी ज्यादा अमाउंट में दिया जा रहा है, तो इतना जो है वो जो वाटर है या बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। और ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर है, ज्यादा जो फर्टिलाइजर है स्टूडेंट्स, वो जो है वो वाटर पोल्यूशन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन जो है वो कॉज कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यू कैन यूज फर्टिलाइजर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं जो मेन्योर है वो ही एक अच्छा सोल्यूशन है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और प्रॉपरली जो है वो क्रॉप के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल एक्सक्रीटा, राइट, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। बायो कंपोस्ट भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बायो कंपोस्ट में स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल पील्स या फिर आप कह सकते हो डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट जो है, जो घरों से निकला हुआ जो वेस्ट है उसका यूज किया जा रहा है। लीफ मोल्ड, जो लीव्स हैं स्टूडेंट्स, जो फॉल ऑफ लीव्स होती हैं उनका यूज किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट भी है, वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म्स का यूज किया जाता है, राइट। वुड एश में कहीं ना कहीं लाइम का यूज किया जा रहा है, लाइम एंड पोटैश, राइट। इसके अलावा पीट, पीट भी क्या है स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर है। इसके अलावा जब हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है, जिसमें हम जो है वो डाई अमोनियम फॉस्फेट का यूज कर रहे हैं, राइट। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, जिसमें फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, पोटाश का यूज किया जा रहा है फॉर द पोटेशियम फर्टिलाइजर। इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके भी फर्टिलाइजर्स जो है वो कॉमन है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर्स जो कि है आपका बोरोन है, राइट, आयरन है, जिंक है और मोलिबिडनम है, ये सारे जो माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको यूज करके इनका जो है वो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं वो कहीं ना कहीं हार्म क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फिर भी एक क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो सॉइल के स्ट्रक्चर को, सॉइल की हेल्थ को बेटर बनाने के लिए जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ओवरऑल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मैन्योर। मैन्योर में हमने ग्रीन मैन्योर के बारे में डिस्कस किया, राइट। ग्रीन मैन्योर में मैंने किसका इस्तेमाल करा था स्टूडेंट? सनहैम और ग्वार, राइट। वर्मी कंपोस्ट में हमने अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करा, राइट। ग्रीन लीफ का मैंने डिस्कस किया कि ग्रीन लीव्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, दूसरी चीज स्टूडेंट्स, क्रॉप का रोटेशन। इसमें तीन जो है वो हम पैटर्न्स जो है वो पढ़ने वाले हैं अभी। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो यही है। हम मिक्स क्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से 2 या 3 क्रॉप को साथ में जो है वो ग्रो कराया जा सकता है। इंटर क्रॉपिंग है, राइट, और क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में एक जो क्रॉप जो ग्रो हो रही है उसके अलावा जो दूसरी क्रॉप, जो दूसरे टाइप की क्रॉप को ग्रो कराया जा सके, ताकि न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन ना हो। अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जो है, जो पेस्ट या जो इंसेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं जो हार्म करने वाले हैं क्रॉप को, उसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, उसका प्रिवेंशन जो है वो किया जा सके, ताकि क्रॉप की जो ग्रोथ है, उसकी जो रोटेशन, उसका जो प्रॉपर जो प्रोडक्शन है उसको मैनेज किया जा सकता है। दूसरी चीज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी इस ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसका पार्ट है। एनिमल हस्बेंड्री की जहां हम बात करें तो हम सब जानते हैं काउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। काउस हैं, बफेलो, या फिर आप कह सकते हैं कैटल। ओवरऑल कैटल जो है स्टूडेंट्स, उसके थ्रू हमें क्या मिल सकता है? मिल्क, राइट। मिल्क मिल सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, राइट। क्योंकि जिस तरीके से जो तो एनिमल की रियरिंग, एनिमल को प्रॉपरली जो है वो हम उनको प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री, राइट। पोल्ट्री के थ्रू हमें क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स? मीट है, एग्स हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा एपीकल्चर भी इसमें आता है। एपीकल्चर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? बीज का, उसके थ्रू हमें हनी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या बाकी जो एसेंशियल चीजें हैं वो मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिसीकल्चर, पिसीकल्चर में फिशेस, फिशेस की रियरिंग। अभी हम ऑलरेडी ये एक प्रॉपर आपके में एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, पिसीकल्चर यानी फिश फार्मिंग को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बायो फर्टिलाइजर्स भी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसका पार्ट है। बायो फर्टिलाइजर्स की जहां हम बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसका यूज किया जा रहा है, राइट। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल की जहां मैं बात करती हूँ तो इसमें होता है स्टूडेंट्स एजोला और एनाबेना। एजोला तो क्या है? एक तरीके का फर्न है, आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट है। जबकि एनाबेना जो है वो एक तरीके की क्या है? एल्गी है। इसका यूज किया जा रहा है ताकि जो है जो राइस फील्ड्स होती हैं स्टूडेंट्स, वहां जो राइस फील्ड्स हैं उनमें जो है राइस की प्रोडक्शन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके लिए जो है ये बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो सारे पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं जो है वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है प्लांट्स की क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को अच्छे से और एफिशिएंट वे में बनाने, एफिशिएंट वे में आगे बढ़ाने के लिए। So let's move ahead and give you that fascinating gift that is for the farmers. तो स्टूडेंट्स इसमें जो है प्रिसीशन फार्मिंग जो है वो बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रही है और इसके थ्रू बहुत फायदा हो रहा है फार्मर्स के लिए। तो इसमें एआई एल्गोरिथम्स जो है, एआई यानी स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
राइट। तो एआई एल्गोरिथम्स जो हैं उनके थ्रू बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, सैटेलाइट इमेजिंग का, ड्रोन का, इन सब का जो है वो यूज किया जा रहा है ताकि वेदर के पैटर्न को समझा जा सके। कहीं ना कहीं जो वेदर का पैटर्न है, रेनफॉल है, राइट, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, राइट, इसके अलावा सॉइल की कंडीशन है, यानी सॉइल का पीएच, सॉइल की कंपैटिबिलिटी, क्रॉप की हेल्थ, इन सब का जो प्रॉपर डेटा है वो हमें इस प्रिसीशन फार्मिंग के थ्रू मिल सकता है, और इसके थ्रू फार्मर्स जो है वो काफी बेनिफिशियल महसूस कर सकते हैं, और ये इनको एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो है वो देगा, ताकि वो उनको किस तरीके से जो है वो अपना मैनेजमेंट करना है। तो वो एक बहुत अच्छा एक प्रॉपर एक आप कह सकते हैं टूल जो है वो फार्मर्स के लिए जो है वो डिजाइन हो रहा है। सो इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर द फार्मर्स। So that was it from my end, students, and keep learning and keep shining. And इसके आगे का जो continuation है वो हम continue करते रहेंगे. I hope you all are enjoying the videos. So please like, share, and subscribe. So that was it from my end. And good night, everyone. Thank you.